हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज का ये एमसीक्यू सेट स्पेशली माइनिंग मेट एंड फोरमैन एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। तो जो लोग माइनिंग मेट या फोरमैन एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में डिस्कस किए हुए सभी इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस को हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसका सही आंसर पता करेंगे। तो दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, और अपना फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और इसी तरह वीडियो आगे देखने के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस टाइप का वीडियो आप देखना चाहते हैं। जैसे कुछ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट किए थे मशीनरी के ऊपर वीडियो अपलोड करने के लिए, तो उसी के ऊपर अभी फ़िलहाल एक वीडियो तैयारी हो रहा है और बहुत जल्दी वो भी अपलोड हो जाएगा। और विनिंग वर्किंग का जियोलॉजी पार्ट के बारे में भी वीडियो अपलोड करने के लिए कुछ कमेंट्स आए थे, तो उसी रिलेटेड जियोलॉजी का ऑलरेडी हम लोग 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। बाकी जो रेस्ट पार्ट है जियोलॉजी का वो भी बैक टू बैक आते रहेगा। और इसके बाद फिर हम एमसीक्यूज का वीडियो जियोलॉजी के ऊपर, और जो लोग देख रहे हैं विनिंग वर्किंग दे रहे हैं उनके लिए भी एमसीक्यू का सेट भी अपलोड होता रहेगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Many crystals have tendency to split along one or more direction. This splitting gives plane surfaces called dash. ये बोल रहा है कि बहुत सारे क्रिस्टल का टेंडेंसी रहता है कि स्प्लिट होने का, एक एक या फिर ज़्यादा डायरेक्शन में। स्प्लिट यानी कि टुकड़ों में बंट जाना को बोलते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग को कहते हैं ना, जैसे एक सिंगल पीस रहता है उसको तोड़ के हम 2 पीस करते हैं तो उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। तो कुछ क्रिस्टल्स का टेंडेंसी रहता है, उसका जो फॉर्मेशन के दौरान ऐसा उसमें टेंडेंसी रहता है कि वो एक पर्टिकुलर प्लेन में सेपरेट होता है। और जब वो सेपरेट होता है तो एक प्लेन सरफेस निकल के आता है जहाँ पे स्प्लिटिंग होता है, जहाँ पे वो टुकड़ों में बट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मान लीजिए क्रिस्टल का पीस है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, उसका फॉर्मेशन के दौरान ही उसमें ऐसा रहता है कि एक पर्टिकुलर प्लेन में ही वो 2 टुकड़े में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे इसी डायरेक्शन में ये टूट रहा है, ये एक अलग पीस, ये एक अलग पीस एक प्लेन सरफेस में टूटता है। और वो एक वीकर जोन के टाइप वो रहता है प्लेन सरफेस। उस सरफेस को क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर, क्रिस्टल, क्लीवेज, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लीवेज। जो क्रिस्टल का जो टेंडेंसी रहता है कि एक पर्टिकुलर प्लेन में 2 या ज़्यादा डायरेक्शन में, कभी कभी ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में टूटता है, अलग अलग डायरेक्शन में भी टूट सकता है, लेकिन एक प्लेन सरफेस में टूटता है। उसका टेंडेंसी ऐसा रहता है जब भी टूटेगा इसी सरफेस में ही टूटेगा, उसका फॉर्मेशन के दौरान ही ऐसा उसका स्थिति रहता है। तो उस प्लेन सरफेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, इसका सही आंसर होगा क्लीवेज। अच्छा, क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल तो आप लोग जानते हैं ना, वो एक मतलब एक एक ज्योमेट्रिकल सॉलिड है, जो कि मतलब एक उसका पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी रहता है, और उसका एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, सरफेस रहता है। उसका सरफेस का स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर सरफेस स्ट्रक्चर रहता है और फिजिकल प्रॉपर्टी पर्टिकुलर रहता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल। और फ्रैक्चर अलग चीज़ है, फ्रैक्चर और क्लीवेज के बीच में डिफरेंस है। जैसे मैं बोला कि क्लीवेज एक पर्टिकुलर सरफेस में, सरफेस जब क्लीवेज रहता है वो एक पर्टिकुलर सरफेस है जहाँ पे क्रिस्टल टुकड़ों में बढ़ता है, ठीक है। लेकिन फ्रैक्चर वो इंडिपेंडेंटली टूटता है जब क्रिस्टल, जैसे क्रिस्टल अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही टूटता है उसको बोलते हैं क्लीवेज। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर प्लेन में ना टूट के
अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए हम हैमरिंग करेंगे, ये मान लीजिए एक क्रिस्टल है, उसको हम हैमर से हैमरिंग करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जहाँ प्रेशर लगेगा जिस दिशा में, कुछ टुकड़ा इधर निकल जाएगा, कुछ टुकड़ा इधर निकल जाएगा, तो इस यहाँ पे फ्रैक्चर क्रिएट होता है। लेकिन क्लीवेज मतलब वो एक वीकर जोन होता है, एक पर्टिकुलर सरफेस में वो टूटता है, वो हो गया क्लीवेज। ये डिफरेंस है जो फ्रैक्चर और क्लीवेज के बीच में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्लीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। There are various methods of monitoring slope stability. Which one is the latest and best? हम लोग जो स्लोप स्टेबिलिटी को मॉनिटर करते हैं, क्यों मॉनिटर करते हैं? ताकि स्लोप स्टेबिलिटी को मॉनिटर करते रहे तो हम लोग कभी कोलाप्स नहीं होगा। कोलाप्स हो जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके आसपास जो भी स्ट्रक्चर रहेगा, जो भी इक्विपमेंट्स रहेगा, या जो भी लोग एंगेज रहेंगे, उनके ऊपर डेंजर है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो कोलाप्स ना हो जाए, इसीलिए स्लोप स्टेबिलिटी को मॉनिटर किया जाता है माइंस में। तो उसके बहुत सारे मेथड्स है स्लोप स्टेबिलिटी को मॉनिटर करने के लिए, ऑप्शन में भी दिया गया है। और इनमें से सबसे लाटेस्ट को मतलब मेथड क्या है और सबसे बेस्ट मेथड इनमें से क्या है? ऑप्शंस क्या है? जीपीएस, बाय यूजिंग सर्वे इंस्ट्रूमेंट, डीजीपीएस, एसएसआर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी तो आप लोग डीजे में सर्कुलर भी पढ़े होंगे, लाटेस्ट जो सर्कुलर आया था, तो उसमें इसी के बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है। जैसे स्लोप स्टेबिलिटी स्टडी करना है, साइंटिफिक स्टडी करना है स्लोप का, फिर एसएसआर फिट करना है। एसएसआर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी एसएसआर। एसएसआर मतलब स्लोप स्टेबिलिटी राडार। इसका और एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि एसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? स्लोप स्टेबिलिटी राडार। एसएसआर का फुल फॉर्म है स्लोप स्टेबिलिटी राडार। ठीक है, डीजीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? डीजीपीएस का फुल फॉर्म है डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। डीजीपीएस डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, डीजीपीएस। ठीक है, एसएसआर इसका सही आंसर होगा, जिसका पूरा फुल फॉर्म है स्लोप स्टेबिलिटी राडार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रैफिक रूल इन माइंस इज प्रिपेयर्ड बाय डैश। जो ट्रैफिक रूल माइंस में बनते हैं, उसको फॉलो किया जाता है, वो कौन बनाता है? ऑप्शन ए ऑपरेशन इंचार्ज, यानी कि जो माइनिंग ऑपरेशन का इंचार्ज है, एचओडी है, वो बनाते हैं। ऑप्शन बी मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि व्हीकल वगैरह सब मैकेनिकल इंजीनियर के कंट्रोल में आता है, तो ऑप्शन बी बोल रहा है मैकेनिकल इंजीनियर ऑफ द माइंस। ऑप्शन सी सर्वेयर ऑफ द माइंस, जो प्लान सेक्शन वगैरह जो बनाते हैं सर्वेयर, वो बनाते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है ए टीम ऑफ डिफरेंट ऑफिशियल्स हेडेड बाय माइंस मैनेजर, यानी कि एक ग्रुप बनाता है जिस ग्रुप में काफ़ी सारा ऑफिशियल्स रहते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, ऑपरेशन इंचार्ज हो गया, सब मिला के, सब लोग मिल के बनाते हैं। लेकिन इसको, इस टीम को हेड कौन करते हैं? माइंस मैनेजर, यानी कि फाइनल जो अप्रूव करते हैं कि हाँ यही फाइनल बनेगा। ड्राफ्टिंग करता है टू एंटायर टीम, लेकिन जो माइंस मैनेजर उसको फाइनल करते हैं, यानी कि माइंस मैनेजर का अप्रूवल से ही ट्रैफिक रूल बनता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा कि ट्रैफिक रूल कौन फॉर्मेशन करता है, तो इसका सही आंसर होगा माइंस मैनेजर, क्योंकि इसमें जो हेड है, मतलब जो, ठीक है, ड्राफ्टिंग वगैरह सेफ्टी ऑफिसर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑपरेशन इंचार्ज सब मिला के ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो उसको अप्रूव करता है वो माइंस मैनेजर, यानी कि माइंस मैनेजर का अप्रूवल से ही ट्रैफिक रूल माइंस में लागू होता है। ठीक है, इसमें डीजीएमएस का कोई रोल रहता नहीं है, इसको आप क्लियर करिए। जिसमें जैसे कि माइंस में मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितना होगा, कितना स्पीड मैक्सिमम स्पीड से जो हाईवा डंपर वगैरह चलेगा हल रोड में, ये सब माइंस मैनेजर ही डिसाइड करते हैं, उनका अप्रूवल से ही सब चलता है। इसमें डीजीएमएस का कोई रोल नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए टीम ऑफ डिफरेंट ऑफिशियल्स हेडेड बाय माइंस मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रैफिक रूल इज डैश।
जो ट्रैफिक रूल अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, जो कि माइंस मैनेजर बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है, अप्रूव करते हैं, वो एक क्या है? ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी बोथ ए एंड सी, ऑप्शन सी कोड ऑफ प्रैक्टिस ओनली, ऑप्शन डी ए डीजीएमएस अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट टू बी प्रिपेयर्ड बाय सेफ्टी ऑफिसर। तो अभी अभी मैं बताया कि जो ट्रैफिक रूल से डीजीएमएस का कोई लेना देना नहीं है, मतलब अप्रूवल के बारे में बोल रहा हूँ। वो पूरा कंट्रोल माइंस मैनेजर का ही रहता है। माइंस मैनेजर ही उसको फॉर्मुलेट करते हैं, उनका परमिशन से ही सब कुछ फाइनल होता है कि कितना स्पीड में व्हीकल चलेगा, ठीक है। ट्रैफिक रूल में काफ़ी सारा चीज़ रहता है जो कि व्हीकल एंड ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। माइंस के अंदर सभी प्रोविजन उसमें डाला जाता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी में लिखा गया है कि ये डीजीएमएस अप्रूव डॉक्यूमेंट, तो ये पहला चीज़ तो डीजीएमएस को अप्रूवल करता नहीं है, अप्रूव करते हैं माइंस मैनेजर। प्रिपेयर भी माइंस, यानी कि पूरा जो इसका इंचार्ज है माइंस मैनेजर ही है ट्रैफिक रूल का। तो ऑप्शन डी होने का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। बाकी रहा स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है कि नहीं, नहीं स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट नहीं, ये कोड ऑफ प्रैक्टिस है। कोड ऑफ प्रैक्टिस मतलब हमारा माइंस में हम कैसे व्हीकल को कैसे कंट्रोल करेंगे, व्हीकल मूवमेंट को किस एरिया में, मतलब कहाँ जाना है, किस एरिया में रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, कितना स्पीड्स में व्हीकल मैक्सिमम चलेगा, पूरा जो चीज़ है वो एक प्रैक्टिस का बात है कि हमारा माइंड्स में इसी तरह ही व्हीकल चलेगा। अगर आपको हमारा माइंड्स के अंदर गाड़ियाँ चलानी है तो इसी प्रैक्टिस को आपको प्रैक्टिस में लाना है, इसी को फॉलो करना है। तो ये कोड ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोड ऑफ प्रैक्टिस ओनली, जिसको कि फॉर्मुलेट करते हैं माइंस मैनेजर, ठीक है। देखिए एक चीज में बहुत सारा होता है, जैसे इसको फिर अगर पूछेगा कि एक माइंस के अंदर जो व्हीकल चलता है उसका मैक्सिमम स्पीड कौन डिसाइड करता है? वही माइंस मैनेजर, क्योंकि ट्रैफिक रूल उनका दायरे में आता है, ठीक है। तो इसका फंडामेंटल वही है कि इसमें डीजीएमएस का कोई रोल नहीं रहता, सब माइंस मैनेजर ही उसका फाइनल अथॉरिटी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कोड ऑफ प्रैक्टिस ओनली, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्थोक्लेज इज प्लेस्ड इन व्हिच पोजीशन इन द मो स्केल ऑफ हार्डनेस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइन फोरमैन, माइनिंग मेट और जो विनिंग वर्किंग पेपर दे रहे हैं उनके लिए, मो स्केल ऑफ हार्डनेस, ठीक है। तो यह पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मो स्केल ऑफ हार्डनेस रहता है, मो स्केल ऑफ हार्डनेस में कितना मतलब मिनरल्स है? टोटल 10 है, ठीक है। उनमें से अर्थोक्लेज किस पोजीशन में है वही पूछ रहा है। सीरियली 1 टू लेकर 10 तक 10 मिनरल्स को लेकर मो स्केल ऑफ हार्डनेस बनाया गया है। उनमें से अर्थोक्लेज का पोजीशन क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6th, 4th, 5th, 7th। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6th पोजीशन में है अर्थोक्लेज। अर्थोक्लेज मो स्केल ऑफ हार्डनेस का 6th पोजीशन में है। मेरा मो स्केल हार्डनेस को मैं दूसरा वीडियो में भी पहले बताया था, फिर भी यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें 10 तो मिनरल रहते हैं। जैसे सबसे पहले एक नंबर में रहता है टाक, ये हार्डनेस लोअर हार्डनेस से हाईएस्ट हार्डनेस तक दिया गया है। इसी को रिलेटिव मान के, इसका रिलेटिव कंसीडर करके जितना भी हमारे पास मिनरल्स है उसको उनका हार्डनेस बताया जाता है, ठीक है। मतलब ये स्टैंडर्ड है, इसी स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हुए हार्डनेस बताया जाता है, ठीक है। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, यानी कि जैसे एक नंबर पे है टाक, ये सबसे लो हार्डनेस वाला मिनरल है। फिर 2 नंबर पे जो आएगा ये उससे थोड़ा हार्ड है, 3 नंबर पे इससे थोड़ा हार्ड है, और 10 नंबर पे जो रहे जो मिनरल रहेगा वो सबसे हार्डेस्ट है, सबसे हार्ड, इससे हार्ड और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 1 नंबर पे है टाक, 2 नंबर पे है क्या? जिप्सम। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, टाक जिप्सम। 3 नंबर पे है कैल्साइट, टाक जिप्सम कैल्साइट। 4th पोजीशन में है टाक जिप्सम कैल्साइट फ्लोराइड, टाक जिप्सम कैल्साइट फॉस्फर, सॉरी ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, टाक जिप्सम कैल्साइट फ्लोराइड, फ्लोराइड
फोर्थ पोजीशन में फ्लोराइड, इसके बाद टाक, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, अपाटाइट, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट, टोपाज, कोरंडम, डायमंड। हाँ, याद आ गया। 10 टोटल 10 है। टाक, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, अपाटाइट, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट, टोपाज, कोरंडम, डायमंड। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भले ही ऑर्थोक्लेज दे दिया है, मान लीजिए पूछ लेगा कि अपाटाइट किस पोजीशन में है, तो आपको एक एक करके तो रट्टा नहीं मानना पड़ेगा ना, टोटल मोल स्केल ऑफ हार्डनेस को आपको याद रखना पड़ेगा, जिसे मैं याद रखा हूँ। ठीक है, टाक, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, अपाटाइट, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट्ज, टोपाज, करंडम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट है और टाक जो है सबसे मतलब लोएस्ट है हार्डनेस के मामले में। तो इसको कंपेयर करके इसको कंपैरेटिवली बाकी चीज़ों का हार्डनेस को बताया जाता है। ठीक है, तो टाक, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, अपाटाइट, ऑर्थोक्लेज। ऑर्थोक्लेज 6 नंबर पोजीशन में है, तो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि 6th पोजीशन में ऑर्थोक्लेज। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which among the following is not an electronic industry metal? यहाँ पे जो ऑप्शन में मेटल का नाम दिया गया है, इनमें से कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज नहीं होता है, और दूसरे पर्पज में यूज होता है, यही बोल रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है? कैडमियम, जर्मानियम, सेलेनियम, जिरकोनियम। तो इसका सही आंसर क्या है? कैडमियम, जर्मानियम, सेलेनियम, जिरकोनियम। कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मेटल नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका यूज नहीं होता है, ये दूसरा पर्पज में यूज होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिरकोनियम। जिरकोनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव मेटल है। बाकी जो ये तीनों है, कैडमियम, जर्मानियम, सेलेनियम, ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जब बनाया जाता है तो ये तीनों का उपयोग किया जाता है। लेकिन जिरकोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव मेटल है। रेडियो एक्टिव मतलब जैसे यूरेनियम वगैरह, रेडियम वगैरह हो गया, जो कि रेडियो एक्टिविटी इसमें रहता है, तो वो एक रेडियो एक्टिव मेटल है। ये तीनों है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आइटम मेटल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ये सब क्या जियोलॉजी रिलेटेड है, मेटल हो गया, क्रिस्टल हो गया, तो ये सब चीज़ एग्जाम में जरूर आते हैं। अब नहीं, ऐसा नहीं यार माइनिंग में इसका क्या जरूरत है, नहीं, कैसे जरूरत है, ये तो बेसिक चीज़ें है ना। आपको मेटल को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि आप माइनिंग किसको कर रहे हैं? मेटल माइनिंग कर रहे हैं ना। ठीक है, जब अगर रेस्ट्रिक्टेड ओपन कास्ट का बात करूँ या अंडरग्राउंड भी करूँ, कोल और ऑयल को छोड़ के मेटल माइनिंग आप कर रहे हैं, तो मेटल के बारे में तो आपको जानना पड़ेगा ना। वो ये इस टाइप का जनरल नॉलेज क्वेश्चन ही ज़्यादातर आता है माइनिंग में और फोरमैन एग्जाम में। हम भले ही मतलब 60-70% लेजिस्लेशन, बाकी ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, ये सब चीज़ों से आता है, लेकिन इस टाइप का जनरल चीज़ें भी बहुत 25-30 तो सवाल आता है, तो इसको भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सप्लाई वोल्टेज टू ए माइन विल बी डैश। एक माइंस को मैक्सिमम कितना वोल्टेज तक सप्लाई किया जा सकता है? मोर देन 11 kV, नॉट मोर देन 11,000 वोल्ट, नॉट मोर देन 6,600 वोल्ट, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये पूछ रहा है कि एक माइंस को कितना मैक्सिमम हम सप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी, नॉट मोर देन 11,000 वोल्ट। देखिए 11 के भी का मतलब होता है 11,000 वोल्ट, ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, मोर देन, यहाँ पे नॉट मोर देन। तो मैक्सिमम हम सप्लाई कर सकते हैं 11 के भी, यानी कि 11,000 वोल्ट, इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ऑप्शन ए में मोर देन लिखा गया है, यानी कि इससे ज़्यादा हम कर सकते हैं, ये बोल रहा है, इसलिए गलत है।
11 kV से हम ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकते हैं। या 11 kV का मतलब ही है 11,000 वोल्ट। kV मतलब किलो वोल्ट, 1 किलो मतलब 1000, ठीक है। तो 11,000 वोल्ट कहने का मतलब है 11 kV, एक ही चीज़ है दोनों, लेकिन नॉट मोर देन, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अगर आप रट्टा मार के गए हैं कि हाँ मैक्सिमम 11 kV हम सप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं, मैं इसमें 6.6 kV, उससे ज़्यादा हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब आप रट्टा मार के गए हैं 11 kV हम मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही क्वेश्चन देख लीजिए हाँ मैं इसको कितना सप्लाई कर सकते हैं, हाँ 11 kV लिखा गया है, आप तुरंत इसमें टिक लगा देते हैं, जो कि गलत है। वहीं पे ही सारा मामला है। देखिए मोर देन नॉट मोर देन, इसको आपको ध्यान देना है। मोर देन मतलब इससे ज़्यादा, नॉट मोर देन मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यही मैक्सिमम है। तो 11 kV ही मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं, और यूज भी 6.6 kV से हम ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। 6.6 kV बोलने का मतलब है 6600 वोल्ट, एक ही चीज़ है दोनों, उससे ज़्यादा हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 11 kV मैक्सिमम सप्लाई हो सकता है, 6.6 kV मैक्सिमम यूज हो सकता है माइंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेस्टिंग ऑफ पार्किंग ब्रेक इज डन डैश। जो पार्किंग ब्रेक टेस्ट होता है वो कहाँ होता है? ऑप्शन ए ऑन लेवल ग्राउंड, या फिर टाइपिंग गलत है, लीव नहीं लेवल, ऑन लेवल ग्राउंड, लेवल मतलब प्लेन सरफेस, ऑन लेवल ग्राउंड। ऑप्शन बी बोल रहे हैं ऑन द हॉल रोड। ऑप्शन सी बोल रहे हैं ऑन द माइन बेंच, माइन का बेंच के ऊपर। ऑप्शन डी बोल रहा है मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ होल रोड। देखिए आप लेवल ग्राउंड में पार्किंग ब्रेक टेस्ट नहीं होता है, ऑन द हॉल रोड हो सकता है, ऐसा नहीं कि हॉल रोड में नहीं हो सकता, हॉल रोड में भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ग्रेडियंट होना चाहिए। यानी कि जनरली क्या किया जाता है, एक सुइटेबल लोकेशन में ब्रेक टेस्टिंग के लिए एक सेपरेट इंडिविजुअल वो लोकेशन फिक्स किया जाता है कि इसी एरिया में ही, इसी लोकेशन में ही ब्रेक टेस्टिंग वगैरह होगा। तो वहाँ पे बाकायदा बनाया जाता है ग्रेडियंट उसका। तो मैक्सिमम ग्रेडियंट हॉल रोड में कितना हो सकता है? 1/16। 1/16 का एक मतलब ग्रेडियंट वाला एक लोकेशन डिसाइड किया जाता है। वहाँ पे बोर्ड वगैरह रहता है कि पार्किंग ब्रेक टेस्टिंग एरिया या सर्विस ब्रेक टेस्टिंग एरिया, और वहीं पे ही सब पार्किंग ब्रेक टेस्ट होता है। तो ये मैक्सिमम ग्रेडियंट में होता है, जो हम पार्किंग ब्रेक टेस्ट करते हैं मैक्सिमम ग्रेडियंट। हॉल रोड का मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना है? 1/16। तो 1/16 ग्रेडियंट में ही पार्किंग ब्रेक टेस्ट होता है, और उसका प्रोसीजर भी आपको मालूम है जो डिजेबल सर्कुलर में मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये 1/16 में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए प्लेन फेलियर ऑकर्स ड्यू टू डैश। एक प्लेन फेलियर जो होता है किस लिए होता है? टेंशन के लिए, कंप्रेशन के लिए, बोथ एंड भी, नॉन ऑफ दिस। ये तो बहुत ईजी है। प्लेन फेलियर क्यों होता है? टेंशन के लिए होता है। देखिए टेंशन मतलब ये है, कंप्रेशन मतलब ये है। कंप्रेशन मतलब दो चीज़ को प्रेस करना, इधर भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कंप्रेशन, प्रेस करना। टेंशन मतलब इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, तो ये जो मतलब फेलियर होगा ये होगा प्लेन फेलियर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेंशन ओनली। प्लेन फेलियर होता है टेंशन की वजह से, ठीक है। टेंशन मतलब ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आरो वाला जो फोर्स अप्लाई होता है ना, उसको बोलते हैं टेंशन। कंप्रेशन मतलब जस्ट उसका अपोजिट, ये वाला मतलब अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन से प्रेशर अप्लाई करने को कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज डैश। हम जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एसएमएस का बात करते हैं वो क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? ए प्लान गिवन बाय डीजीएमएस, इट इज ए वर्किंग डॉक्यूमेंट फॉर इम्प्रूविंग सेफ्टी, इट इज एन इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान, ऑल ऑफ दिज। तो इसका सही आंसर क्या है?
इसका सही आंसर है इट इज़ अ वर्किंग डॉक्यूमेंट फॉर इम्प्रूविंग सेफ्टी। वर्किंग डॉक्यूमेंट मतलब ऐसा नहीं कि आप बना दिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान और उसी को फॉलो ही करता रहना है, नहीं, उसमें काम करते रहते हैं। कोई हम उसी को जो बनाए हैं उसको फॉलो तो करते हैं, लेकिन काम करते करते फिर जो एक्सपीरियंस किए नहीं नहीं इसको ऐसे करने से और सेफ्टी इम्प्रूव कर सकते हैं, तो फिर उसमें चेंजेस करते हैं, उसमें क्लॉज ऐड करते हैं, उसमें पॉइंट्स ऐड करते हैं। तो ये एक वर्किंग डॉक्यूमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका किताब और आपका जो रॉफ कॉपी के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को अगर आप समझ पा रहे हैं तो वर्किंग डॉक्यूमेंट का वर्ड का मतलब भी आप समझ जाएंगे। जैसे आपका किताब में जो लिख दिया गया है वो लिख दिया गया है, उसको आपको समझना है, पढ़ना है, एग्जाम देना है। क्योंकि वो किताब जो लिखा गया है बहुत सारे मतलब ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो उसके निष्कर्ष मिला है उसी को किताब में फिर आ जाता है, किताब के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर होता भी है तो बहुत साल बाद, अगर फिर कुछ नया चीज़ ऐड करना है उस टाइप का। लेकिन जैसे आपका रॉफ कॉपी में आप कुछ लिख दिए, मान लीजिए आपको बोला गया है कि मान लीजिए आपको बोला गया है कि जैसे स्कूल लाइफ में हम क्या करते हैं, आपको बोला गया है कि कल इंडिपेंडेंस डे है, आप कुछ स्पीच तैयार करके लाइए। तो आप अपने मन से तुरंत 5-6 लाइन लिखते हैं, फिर बाद में उसको काट देते हैं, फिर कुछ नया चीज़ ऐड करते हैं। तो ये क्या चलता रहता है, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, उससे कुछ एक्सपेरिमेंट होता है, आपको कुछ नया चीज़ का अंदाज़ा लगता है, फिर उसमें ऐड करते हैं। तो वो हो गया वर्किंग डॉक्यूमेंट। वो ऐसा नहीं कि एक बार बना दिए तो रह गया, ऐसा नहीं, वो रिव्यू होता रहता है, उसमें मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वही है, उसमें सेफ्टी का इम्प्रूवमेंट के लिए काम चलता रहता है, जो लिखा रहता है उसको फिर हम फॉलो करते हैं। तो ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है, वर्किंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप देखे होंगे, एक्सपीरियंस किए होंगे, जो लोग लास्ट टाइम मेट और फोरमैन एग्जाम दिए थे, ज़्यादातर इसी टाइप का सवाल आजकल आ रहा है एमसीक्यू सेट में, जो फोरमैन और मेट के लिए बनाया जा रहा है। उसमें से कुछ परसेंट तो रहता है माइन रूल एमएमआर का, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो कि बेसिक फंडामेंटल लेवल का क्वेश्चन काफ़ी रहता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। तो इसी टाइप का वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।